हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम अपने पहले वाले लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस क्या है, क्यों किया गया था, उसका रीज़न भी हमने दिया था और हमने क्या किया था, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनाई थी ये भी देख लिया था और गैसेस लॉ देखे थे, जिसमें से हमने कौन कौन से देखे थे। कल हमने कौन कौन से गैस के नियम देखे थे। एक तो हमने देख लिया था बॉयल्स का, जिससे हमें क्या पता चला था, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v पता चला था। टेम्परेचर जब T क्या था, कांस्टेंट था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, चार्ल्स का पढ़ लिया था, जिससे क्या पता चला था, चार्ल्स में P कांस्टेंट था। P कांस्टेंट था तो हमें क्या पता चला था, V जो है वो कैसा है, प्रोपोर्शनल टू T है। और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था कल, गैलूसैक का हमने क्या पढ़ा था, P इज प्रोपोर्शनल टू T, जहां पर क्या कांस्टेंट दिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया था। और हमने क्या पढ़ लिया था, ग्राहम का पढ़ लिया था, डिफ्यूजन वाला लो क्या देखा था कि जो CRMS है किसके प्रोपोर्शनल है, D के या 1/√ρ के। तो हमने इतना पढ़ लिया था, साथ में हमने PV इक्वल्स टू RT आइडियल गैस इक्वेशन भी फाइंड कर ली थी मैथमेटिकली, काइनेटिक थ्योरी से या काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस से। ये चारों चीजें हमने प्रूव कर ली थी। तो आज हम अगला लो करते हैं। तो देखो वो कौन सा है, आज हम करेंगे वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, पार्शियल आंशिक, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को हम पढ़ेंगे। डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर कोई हमने एक वेसल लिया, उसमें बहुत सारी गैसेस भरती हैं अलग अलग, इसमें n गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है, इसमें n तरह की गैस भर दी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या कहा था कि हर गैस के अणु समान होंगे, लेकिन किसी दूसरे गैस के अणुओं से कैसे होंगे, अलग होंगे। इसका मतलब क्या है कि एक गैस के अणु तो आपस में समान है, यानी कि उनका मास जो है वो सेम होगा, दूसरी गैस का अलग होगा। और हमने बहुत सारी मान लिया n गैस से भरती है, और वो गैसें कैसी हैं, अक्रिय हैं, ऐसी गैसें हैं जो आपस में रिएक्ट भी नहीं कर रही है। तब डाल्टन ने क्या कहा कि बहुत सारी अक्रिय गैसों को अगर हम एक साथ किसी पात्र में भर देते हैं तो जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या निकलता है, हर एक गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। मतलब हर एक गैस का प्रेशर जो है वो इस टोटल प्रेशर में, मतलब ये जो पूरे पात्र में, जिसके अंदर पूरे वेसल के अंदर जो गैस है, इस पूरी गैस का प्रेशर P जो है वो कैसा होगा, यहाँ पर मान लो कोई एक अलग गैस है, उन हर एक गैसों के प्रेशर के योग के बराबर आता है। तो ये तो था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। काइनेटिक थ्योरी से हमें क्या निकला, हमें क्या पता चला था कि P क्या आ रहा था, 1/3 mNc²RMS ओवर में V, या कैपिटल M, या फिर हमने क्या लिखा हुआ था इसे, ρc²RMS, यही हमारे पास था। अब हमने क्या कहा, n अक्रिय गैसें भरी हुई है। अक्रिय का मतलब ऐसी गैसें जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, तब भी उनका प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर में वो कंट्रीब्यूट करेंगी। तो देखो मैंने P1 मान लिया, जो पहली गैस है P1, उसका प्रेशर मान लिया P1, तो उसके लिए दाब क्या होगा, M1 N1, उनों की संख्या भी अलग होगी, C1²RMS, वेग भी अलग अलग हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी अलग हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, V, क्योंकि जिसके अंदर हमने वॉल्यूम, जिस वेसल के अंदर भरी हुई है टोटल आयतन, तो उसका आयतन ही होगा, इसलिए वॉल्यूम जो है वो V रहेगा। वॉल्यूम जो है इस वेसल का लिया जाएगा, और टेम्परेचर भी क्या लिया जाएगा, हर एक गैस के लिए सेम लिया जाएगा, क्योंकि ताप जो है वो पूरे वेसल को देंगे तो हर किसी गैस को मिलेगा, इसलिए टेम्परेचर सेम लिया जाएगा और वॉल्यूम आयतन भी सेम ही लिया जाएगा। तो देखो सिमिलरली P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 M2 N2
C2 RMS का स्क्वायर ओवर में V। सिमिलरली मैं अगर Pn देखूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 Mn Nn Cn RMS का स्क्वायर ओवर में V। इसको दे दो इक्वेशन 1, इनको दे दो, इसको दे दो इक्वेशन 2, या इसको मत दो, सीधा इसी को दे दो। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन जो 2 है उसकी वैल्यू 1 में पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा। टोटल प्रेशर हमारे पास देखो हम क्या कर रहे हैं, सबके आंशिक दाब लिख रहे हैं और उसको हम प्रूफ करेंगे कि वो टोटल गैस के दाब के बराबर आएगा। तो मैं P1 प्लस P2 प्लस Pn तक जा रहा है, जो ये था यहाँ पर भी Pn लिख दो। तो देखो Pn तक जा रहा है तो हमारे पास देखो मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या आएगा 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर RMS ओवर में V प्लस 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर RMS ओवर में V प्लस N तक चलेगा तो 1/3 Mn Nn Cn RMS स्क्वायर ओवर में V। हमने कल एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, E और T के बीच में एक रिलेशन था। E और T के बीच में ऊर्जा और ताप के बीच में हमने एक संबंध पढ़ा हुआ अपने पहले वाले लेक्चर्स में। वो क्या था, वो ये था E इक्वल्स टू हाफ क्या होती है M C स्क्वायर RMS, N भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वो किसके इक्वल थी 3/2 kT के। ये हमने अपने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1/3 MC स्क्वायर RMS की, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखो M है C स्क्वायर RMS है, ये सब में टर्म आ रही है, 1 को एक बार छोड़े तो यहाँ पर 1/3 है, हमें क्या चाहिए 1/3, जबकि यहाँ पर क्या है 1/2। तो मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकती हूँ 1/3 M C स्क्वायर RMS इक्वल्स टू कैसी हो जाएगी KT। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1/3 इसके डिवाइड में भेज दो तो यही वाली टर्म सब में बन रही है। 1 को लगाए तो देखो टेम्परेचर जो है वो पूरी गैस के लिए सेम रहेगा जैसे वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इसके अंदर यूज करूँ तो मेरे पास P1 प्लस P2 एंड सो ऑन Pn क्या आएगा 1/3। उसकी जगह मैं सीधा वैल्यू पुट करती हूँ N1 KT, टेम्परेचर सेम रहेगा, K क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी चाहे गैस कैसी भी है। तो मतलब क्या हो रहा है 1/3 M1 C1 स्क्वायर RMS की वैल्यू भी हमारे पास KT आएगी। ये किसकी वैल्यू भी आएगी 1/3 M2 है ये C2 स्क्वायर RMS एंड सो ऑन, मतलब सबकी वैल्यू KT ही आएगी। तो N1 का मल्टीप्लाई चल रहा था और V भी डिवाइड में चल रहा था, जैसे सब में चल रहा है तो मैंने लिख दिया N2 ओवर में V प्लस Nn ओवर में V इंटू KT। तो देखो अभी हम इसमें से KT ओवर में V कॉमन आ सकता है, वो कॉमन हो तो क्या बचता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। मैंने ये क्या कहा था इसमें N है, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कैपिटल N अणु है हर एक गैस के, जिसमें एक गैस के है N1, दूसरे के N2, तीसरे के N3, NV गैस के क्या है NN है। इस स्मॉल n और कैपिटल N कुल अणुओं में मैंने अंतर पता करने के लिए मैंने एक बार इसको कैपिटल N से डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा पूरे गैस में अणुओं की संख्या चाहे वो किसी भी गैस को मिलाकर के बनाई है वो मैंने मान लिया कितनी है कैपिटल N। तो हमारे पास देखो यहाँ से P1 प्लस P2 एंड सो ऑन प्लस Pn की वैल्यू क्या निकल रही है कैपिटल N मैंने माना था गैस में कुल अणुओं की संख्या इंटू KT ओवर में भी चल ही रहा था। अब देखो हमें क्या पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है RT होता है, या फिर मैं KT लिख सकती हूँ। R ओवर में N क्या होता है K होता है। अगर मैं 1 मोल गैस की बात कर रही हूँ वैसे तो क्या होता है PV इक्वल्स टू
स्मॉल एन आर टी। अगर मैं 1 मोल गैस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं आर की जगह यानी कि स्मॉल एन को 1 ले रही हूँ, तो आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, के एन लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास क्या टर्म बन रही है, यहाँ पर लिख दो, वी नो दैट ये एन है, एन के टी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है v डिवाइड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली इक्वेशन को दे दो नंबर 3, इसको दे दो नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को जब हम इक्वेट करते हैं उनकी RHS वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या पता चल रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3 और Pn जितनी हमने गैसें मिलाई है उन सब का दाब क्या है, मिलाकर ही हमें पूरी गैस का दाब मिल रहा है। यही डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी गैस में अगर अक्रिय गैसें भरी जाती है किसी पात्र में तो उन सब का दाब मिलाकर के ही क्या होता है, कुल दाब मिलता है। यही क्या डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली हमें पता था कि जो P है उसकी वैल्यू ये आती है 1 वाली के लिए, 2 वाली यानी कि एक पहली गैस के लिए, दूसरी गैस के लिए और nवीं गैस के लिए हमने इसकी वैल्यू लिखी। और फिर हमने क्या किया, पूरे इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 थी उसमें वैल्यू पुट की और हमें ये वाला रिलेशन भी पता था। इस वाली इक्वेशन को बस रिलेशन को यूज किया और हमारे पास क्या मिल गया, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ये क्या किया, उससे प्रूव कर दिया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या करना है, अब एक नियम और रह गया, वो है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो ने क्या कहा था कि अगर किसी पात्र में कोई 2 गैसें हैं उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो वो है क्या है, सेम है, यानी कि समान ताप, दाब और आयतन वाली किन्हीं 2 गैसों को मिलाया जाएगा तो आवोगाद्रो ने क्या कहा था, उनके बीच अणुओं की संख्या भी सेम होगी। ये तो है आवोगाद्रो का नियम की मतलब समान ताप, दाब पर किन्हीं 2 गैसों को मिलाया जाता है तो उनके बीच अणुओं की संख्या यानी कि दोनों गैसों के अणुओं की संख्या भी सेम होगी अगर उनका P, V और T सेम है। तो अब कैसे इसको प्रूव करते हैं, देखो मान लिया फर्स्ट गैस के लिए क्या है, वॉल्यूम तो क्या है V, प्रेशर है P, टेम्परेचर है T। मान लिया कि जो अणु है उनका भार है m1, n1 क्या है, उनके अणुओं की संख्या है और C1 स्क्वायर RMS क्या है, वेग है। सिमिलरली सेकंड गैस के लिए मैं देखूं तो क्या होगा, P, V और T तो क्या रहेगा, सेम। ये कैसा हो जाएगा, m2, C2 स्क्वायर की जगह मैं C2 लिखूंगी क्योंकि हमने तो क्या एक बार वेलोसिटी की बात करनी है ना, और n2 है। तो देखो हमें क्या पता है, अगर उनका दाब समान है तो मतलब 1/3 m1 n1 C1 स्क्वायर RMS किसके इक्वल होगा, 1/3 m2 n2 C2 स्क्वायर RMS के इक्वल होगा। अभी हमने डाल्टन के लॉ में भी क्या देखा था कि इसकी वैल्यू क्या निकली थी, KT निकली थी। दोनों गैसों का ताप और दाब और आयतन सेम है, इसका मतलब क्या है कि 1/3 m1 C1 स्क्वायर RMS की वैल्यू कैसे निकलेगी, KT निकलेगी। मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू भी KT है और साथ में इसकी वैल्यू भी KT ही है क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, N1 इंटू KT इक्वल्स टू कैसा आया, N2 इंटू KT। इसका मतलब क्या हुआ, N1 इक्वल्स टू N2। यही क्या था, आवोगाद्रो का नियम था कि अगर किसी गैसों को, किन्हीं 2 गैसों को समान ताप, दाब और आयतन पर मिलाया जाता है यानी कि 2 गैसों का अगर PVT सेम आता है तो उन दोनों गैसों में अणुओं की संख्या भी सेम होगी। ये क्या था, आवोगाद्रो का नियम, जिसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ। सिंपली वही जो रिलेशन हमारे पास निकला था, P की वैल्यू क्या निकली थी, 1/3 रो C स्क्वायर RMS और E की वैल्यू क्या निकली थी, 3/2 KT
और बी क्या निकला था 2/3 ई। इन दो रिलेशन को ही यूज करके हमने हमारे आइडियल गैस इक्वेशन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, अवोगाद्रो नियम, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ और हमने ग्राहम मिश्रण का नियम, ये तीनों, ये सारे के सारे लॉ हमने क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। और काइनेटिक थ्योरी को लाने का पर्पस भी यही था कि जो प्रैक्टिकली हमारे पास गिवन है, मतलब प्रैक्टिकली जो प्रूफ है कि प्रेशर को चेंज करने पर टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होता है, लेकिन क्या वो मैथमेटिकली प्रूफ है या नहीं, इसको देने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस दिया था या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया गया था। तो उससे हमने क्या कर दिया, ये सब कुछ प्रूफ कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन गति। ये आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, आपने आई थिंक 12th क्लास में भी आपने ये पढ़ा हुआ है कि ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन गति क्या होती है। आपने ये सब ने एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा कि किसी बंद कमरे में अगर सनलाइट आ रही है या किसी भी तरीके की कोई लाइट उसके अंदर एंटर हो रही है तो उस रूम में जो डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है, वो कैसे मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो मोशन होती है वो ही क्या होती है, ब्राउनियन मोशन। ये आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल। तो देखो, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट था। ब्राउन साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसने सबसे पहले तो उसके पास ये कॉन्सेप्ट आया कैसे ब्राउनियन मोशन का। ब्राउन मतलब पार्टिकल जो है वो है क्या, ब्राउनियन मोशन है उसकी कैसे, मान लीजिए ये गैस के अणु है, ये यूँ टकराए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से अनियमित गति करते जा रहे हैं। तो इस टाइप की मोशन अनियमित, रैंडम और लगातार गति करते हैं। ये आपने देखा होगा जब सनलाइट आती है तो पार्टिकल ऐसे तो नहीं है कि आपने एक बार उनकी मोशन देख ली बंद कमरे में, उसके बाद वो आराम से रुक चुके हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो वो लगातार गति करते रहते हैं और हमेशा कैसे, एक सीधी रेखा में गति करते हैं। तो लगातार और अनियमित गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। अब उसके पास ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, मतलब उसको कैसे लगा कि ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो उसने क्या देखा था, इसने एक प्रैक्टिकल किया था। इसने एक वेसल लिया, उसके अंदर पानी भर दिया था, ये पानी है। फिर उसने क्या किया था, ब्राउन ने इस पानी के ऊपर पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स, पराग कण डाले थे। परागकण फूलों में होते हैं, वो पार्टिकल्स छोटे छोटे, वो परागकण उसने क्या किया, ये क्या है, वाटर है, पानी के ऊपर डाले और उसके ऊपर क्या है, इसने लाइट इंसिडेंट कराई, प्रकाश डाला। जैसे ही वो प्रकाश डालता है और वो क्या कर रहा है, इसे माइक्रोस्कोप से देखता है। जब वो देखता है तो उसे क्या लगता है, ये जो पार्टिकल है माइक्रोस्कोप से देखते हुए उसे दिखता है कि ये पार्टिकल जो है वो लगातार भागे जा रहे हैं, अनियमित गति करते जा रहे हैं, रैंडम मोशन करते जा रहे हैं। उसने देखा कि हो सकता है कि भाई ये पराग जो पोलन ग्रेन से शायद ये लाइव पार्टिकल्स होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो उसने फिर से पानी लिया, उसके ऊपर मिट्टी डाली और अलग अलग पार्टिकल्स उसने डाल कर देखे, सैंड डाला, डस्ट डाला, मतलब बहुत सारे पार्टिकल उसने बार बार डाले। और वैसे उसके ऊपर लाइट डाल के जब माइक्रोस्कोप से उसने देखा तो उसे फिर हर एक पार्टिकल के लिए लगा कि भाई सारे के सारे पार्टिकल क्या है, ये मोशन करते जा रहे हैं। तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आया और एटम और मतलब परमाणु अणु, इनकी जब व्याख्या हुई तब पता चला कि ये जो मोशन है ये क्या होती है, ब्राउनियन गति होती है। और ब्राउनियन गति ऐसी गति होती है जो लगातार और रैंडम चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो ये क्या थी, ब्राउनियन गति थी। इसके लिए उसने क्या देखा था कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो तो क्या करते हैं, ब्राउनियन गति को शो कर देते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल बहुत बड़ा कण है, वो ब्राउनियन गति को शो नहीं कर पाता। उसने क्या देखा था, उसने मान लो ये कोई कण ले लिया जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल, या फिर मैं इसको ब्राउनियन पार्टिकल लिख सकती हूँ, ब्राउनियन कण है, इसको पानी के अंदर डाला। वैसे इसका साइज बहुत छोटा है, मान लो ये कोई ब्राउनियन कण है, इसको उसने पानी में डाला, इसका साइज बहुत छोटा है, माइक्रो पार्टिकल है, ये एक सूक्ष्म कण है, लेकिन इसका साइज इतना था कि ये जो पानी है इसके मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में इसका साइज जो है, पानी जिस लिक्विड के अंदर डुबोया था उसके कंपैरिजन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है।
लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। मतलब पानी के कण भी सूक्ष्म है और ये कण भी सूक्ष्म है, लेकिन हाँ ये जो ब्राउनियन कण है ये इस पानी के कणों के कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा है। तो ब्राउनियन ने क्या देखा कि जैसे इसको डालते हैं तो जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कहा था कि गैस के अणु क्या कर रहे हैं, यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते हैं। वैसे उसने देखा कि जैसे ही इस ब्राउनियन पार्टिकल को पानी में डाला तो पानी के कण भी लगातार गति कर रहे हैं और वो गति करते हैं और ये पार्टिकल भी गति कर रहा है। वो क्या करते हैं, इस कण पर स्ट्राइक करते हैं, इससे टकराते हैं। तो एक टाइम बाय चांस ऐसा आता है जब नीचे वाले अणु, मान लो नीचे तो 4 पार्टिकल्स इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और ऊपर 3 ही कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि किसी ब्राउनियन कण को जैसे ही पानी में डाला तो उसके ऊपर लगने वाला बल जब असंतुलित होता है तो वो कैसी गति शो करता है, ब्राउनियन गति शो कर देता है। यही था ब्राउनियन गति कि रैंडम मोशन करते जाता है। वो कर कैसे रहा है कि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले के कंपैरिजन ज़्यादा हुआ तो वो इसको ऊपर की ओर धकेल देगा, और अगर कभी ऊपर वाला ज़्यादा हुआ तो इसको नीचे की ओर धकेल देगा, अगर कभी इस साइड से ज़्यादा हुआ तो वो इस साइड भेज देगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स असंतुलित हो गया, जहाँ बल जो है उस पर लगना काम करने लग गया, तो वैसे ही वो पार्टिकल क्या है, रैंडम मोशन करेगा और अनियमित गति कर देगा, जिसको ही क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति। लेकिन जब पार्टिकल उसने बहुत बड़ा ले लिया था, लेकिन ब्राउनियन ने देखा कि पार्टिकल मैंने बहुत बड़ा ले लिया, कोई इतना बड़ा पार्टिकल ले लिया, उसको सस्पेंड कर रहा है, उसको लटका रहा है किसी लिक्विड के ऊपर, तो उस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, लिक्विड के पार्टिकल तो है, इसके कंपैरिजन जब वो इस वाले ब्राउनियन पार्टिकल के कंपैरिजन ही सूक्ष्म थे तो इसकी तुलना में तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो गए। तो इस केस में क्या, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो टोटल बल कैसा होता है, नेट फोर्स कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। क्योंकि इतने बड़े पार्टिकल को कहीं मान लो 3 लग भी रहा है और नीचे 4 लिक्विड के पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तब भी वो क्या इसको हिला पाएंगे, नहीं हिला पाएंगे। मतलब इस बड़े वाले पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होने के कारण ये ब्राउनियन मोशन जो है वो शो नहीं कर पाते। ये रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने बताया था कि ब्राउनियन मोशन है क्या, ऐसी गति जो लगातार और अनियमित चल रही है, वो कैसी होती है, ब्राउनियन मोशन होती है, ब्राउनियन गति कहलाती है। आपका इसका आपने एग्जांपल हर किसी ने मेरे हिसाब से देखा ही होगा कि बंद कमरे में जब लाइट आती है, कुछ सनलाइट आ रही है, तो वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं कि वो लगातार मोशन कर रहे हैं, वो ही उस ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल है। और इसने कैसे किया था, पोलन ग्रेन्स को जो पानी पर डालकर लाइट आपतित करवाई, तो उसने देखा कि ये जो पार्टिकल है ये लगातार मोशन करे जा रहे हैं, तो उस मोशन को ही क्या ब्राउनियन ने दिया नाम, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन के नाम पर ही दी गई थी। तो ये हुआ हमारा ब्राउनियन मोशन। अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो संख्या का प्रयोग के द्वारा सत्यापन। तो ये हम कर रहे हैं एक बार। अब देखो हम अपना अलग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या का प्रयोग के द्वारा सत्यापन। आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 होता है। हमें क्या पता है, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। जब इस स्मॉल n को 1 लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल गैस में, कोई भी गैस हो, उसमें अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। इसी का सत्यापन करने के लिए एक प्रयोग किया गया था, एवोगाड्रो संख्या का सत्यापन करने के लिए जीन पेरिन ने। एवोगाड्रो नंबर होता क्या है, 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, एवोगाड्रो संख्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.2023 × 10⁻23। तो जीन पेरिन ने ये एक प्रयोग किया था। उसने क्या देखा था, उसने क्या कहा, देखो आपने अभी तक गैसों का जो काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी, गत्यात्मक सिद्धांत पढ़ा था, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के एक बार मैं आपको
थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं तो इसकी आपने जो पोस्टुलेट्स देखे थे उसमें क्या था कि गैस के अणु जो कैसे थे यादृच्छिक और लगातार गति करते जा रहे थे। कैसी गति कर रहे थे? सीधी रेखा में गति करते थे। एक पोस्टुलेट ये था ना कि गैस के जो अणु है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस के अणु रैंडम कॉन्टिन्यूसली और एक सरल रेखा में लीनियर मोशन जो है वो बार बार करते जा रहे हैं, वो भी लगातार कर रहे थे। ये तो क्या था? गत्यात्मक सिद्धांत, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत या काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस में कहा गया था। दूसरा क्या हमने पढ़ी थी? ब्राउनियन मोशन। तो देखो ब्राउनियन मोशन में भी ब्राउनियन ने क्या कहा था कि एक ऐसी गति जो लगातार और अनियमित होती ही जा रही है। पार्टिकल यहाँ से यूं ऊपर, मतलब बार बार किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता ही जा रहा है, लगातार कर रहा है, वो भी सीधी रेखा में कर रहा है, तो वो भी मोशन कैसी है? ब्राउनियन मोशन। तो जीन पैरेंट ने क्या देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी यही कहा था कि गैस के अणु लगातार रैंडम मोशन करते जा रहे हैं और अणुओं का साइज जो है वो बहुत छोटा है। और ब्राउनियन ने भी यही कहा था कि जो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो भी लगातार और रैंडम मोशन करता ही जा रहा है। तो जीन पैरेंट ने क्या कहा? उसने मान लिया कि ये जो ब्राउनियन कण है, ब्राउनियन कण क्या है? वैसे कण जो ब्राउनियन मोशन शो कर रहे हैं, जो ब्राउनियन कण है, ब्राउनियन पार्टिकल है, वो गैस के मॉलिक्यूल के जैसे ही हुए। वो कैसे हुए? गैस के अणुओं के समान ही हुए। तो जीन पैरेंट ने इस कॉन्सेप्ट को लिया। उसने क्या कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब उसने किया था, एक मिनट रुकना प्लीज। तो देखो जीन पैरेंट ने क्या देखा था कि उसने क्या ले लिया कि ये जो ब्राउनियन कण है वो वैसे ही गति कर रहे हैं जैसे गैस के अणु है। तो उसने क्या कहा कि ये जो ब्राउनियन कण है वो गैस के अणुओं के समान ही व्यवहार कर रहे हैं। तो उसने इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ब्राउनियन मोशन को बिल्कुल गैस के अणुओं की तरह ही लेकर के एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। मतलब उसने आवोगाद्रो संख्या को इस प्रयोग से उसने सत्यापित किया। तो उसने क्या कर दिया कि कोई एक वैसे ले लिया जिसके अंदर गैस भरी हुई है, इस सारे के अंदर क्या है? गैस भरी हुई है, और इसके ऊपर मान लिया उसने एक अज्यूम किया कि यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है dz और वो इस निचली वाली सतह से, नीचे वाली सरफेस से z हाइट पर है, ठीक है। और इस सिलेंडर में क्या है? ब्राउनियन पार्टिकल्स भी हैं। ये उसने अज्यूम किया कि एक पात्र लिया जिसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर गैस ही भरी हुई है, ठीक है। और उस पात्र के जो नीचे वाली सतह है वहां से उसने z हाइट पर एक सिलेंडर अज्यूम किया, कल्पना की कि यहाँ पर एक ऐसा कोई एक सिलेंडर भरा हुआ है, पूरे के अंदर गैस है, तो इसके अंदर भी गैस है। या फिर उसने क्या कहा था? ब्राउनियन पार्टिकल गैस की तरह ही बिहेव करते हैं, मतलब इसके ऊपर भी क्या है? ब्राउनियन पार्टिकल्स हैं। तो ये उसने एक अज्यूम किया था जिसकी हाइट कैसी ली? उसने dz मान ली। अब उसने क्या देखा कि उसने क्या अज्यूम किया कि इसके ऊपर एक तो देखो कुछ भी है, पार्टिकल है, तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जी तो काम करेगा। वो हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है? नीचे की डायरेक्शन में काम करता है। तो ये तो मैंने लगा दिया नीचे। अब उसने क्या किया कि ऊपर वाली सरफेस पे उसने P + dP प्रेशर लगाया और नीचे ही अपोज करने के लिए P प्रेशर लगा दिया। क्या किया? अभी तक एक गैस का पात्र लिया था जिसके अंदर गैस भरी हुई, गैस यानी कि ब्राउनियन पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इसके अंदर ब्राउनियन पार्टिकल जो है सस्पेंड किया हुआ, लटकाया हुआ है, जो कि ब्राउनियन मोशन शो करेगा। उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जी काम कर रहा है। वो नीचे वाली सरफेस से z हाइट पर एक सिलेंडर अज्यूम करता है जिसकी हाइट ले ली dz, और उसने मान लिया कि नीचे प्रेशर उसके नीचे वाली सरफेस पे P और ऊपर P + dP प्रेशर दिया जा रहा है। तो देखो हमारे पास गुरुत्वीय बल क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स की जगह मैं एक बार मास देखूं तो देखो द्रव्यमान क्या होता है? हमें क्या पता है? F क्या होता है? ma होता है, यही होता है। और क्या होता है? घनत्व क्या होता है? रो क्या होता है? m/v होता है। मैंने क्या मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लिया मैंने dA ले लो या फिर A ले लो, जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लिया 1 है, यूनिट मान लिया।
मतलब कि एरिया मैंने ऐसा मान लिया कि एरिया उसका 1 है, हाइट dz है, तो वॉल्यूम मेरे पास क्या हो सकता है? अगर मैं dA इंटू dz क्षेत्रफल को ऊंचाई से करूं, ये कैसा होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर है, तो इसकी डायमेंशन निकल गई मीटर क्यूब, यानी कि ये वॉल्यूम के बराबर हो सकता है। और हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लिया? 1 ले लिया, यूनिट ले लिया, तो मतलब वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? dz के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास मास कैसा निकल सकता है? रो इंटू, देखो इधर मल्टीप्लाई होगा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास क्या है? dz। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो हमारे पास ये तो निकल गया मास। मास कैसे ये निकला? आपको समझ आया कि मैंने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 लिया और आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, या फिर कुछ भी मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मीटर क्यूब निकला, मतलब डायमेंशन वॉल्यूम की निकल रही है। और हमें क्या पता है कि द्रव्यमान घनत्व रो क्या होता है? मास ओवर में वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम को अगर dz लिया, जब हमारे पास एरिया 1 है तो मास की वैल्यू हमारे पास ये निकलेगी। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं, गुरुत्वीय बल देखूं, तो वो मेरे पास क्या निकलेगा? mg। गुरुत्वीय बल बात करें तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे। तो इसको दे दो इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला? यहाँ से देखो क्या m की वैल्यू क्या है? इक्वेशन 1 से रो dz इंटू जी। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर लग रहा था, नीचे की दिशा में लग रहा था, वो कितना है? रो जी इंटू dz, यानी कि नीचे ये फोर्स लग रहा है। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं टोटल प्रेशर देखूं, हमें पता है कि जो दाब है वो क्या होता है? फोर्स ओवर में एरिया पर यूनिट में लगने वाला बल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एरिया हमारे पास 1 है, तो मतलब फोर्स जो है वो प्रेशर के इक्वल होगा। तो अगर मैं टोटल फोर्स देखूं तो टोटल बल कितना काम कर रहा है? टोटल फोर्स जो हमने सिलेंडर एज्यूम किया उस पर कितना लग रहा है? देखो ये ऊपर लग रहा है P। देखो हम एक डायरेक्शन वाले पॉजिटिव और दूसरे वाले नेगेटिव लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में 2 लग रहे हैं। एक तो क्या लग रहा है? P प्लस dp प्लस ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है रो जी इंटू dz। अब देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण मैंने लिख दिया माइनस पी इक्वल्स टू 0। टोटल फोर्स तो यही काम कर रहा है, तो p से p हो गया कैंसिल, तो dp की वैल्यू क्या आई? माइनस रो जी इंटू dz। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो देखो ये हमारे पास निकल गया, देखो ये हमारे पास निकल गया था dp। हमारे पास इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या आई? माइनस रो जी इंटू dz। ये थी इक्वेशन 3। और हमें क्या पता है कि pv इक्वल्स टू nRT होती है। अगर मैं n1 मोल लूँ तो pv कैसी हो जाएगी? RT हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम क्या होता है? मास ओवर में डेंसिटी कर सकती हूँ। मैंने मान लिया कि कैपिटल, मैंने मास ले लिया कैपिटल M, मान लिया कि स्मॉल m तो मास है और n जो है स्मॉल n हमने 1 लिया था, यहाँ पर स्मॉल n को 1 लिया था, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं मान लेती हूँ कैपिटल N पार्टिकल थे जो हमने सिलेंडर एज्यूम किया था, इसके अंदर मैंने मान लिया कैपिटल N पार्टिकल है। तो हमारे पास देखो V की वैल्यू क्या निकल सकती है? स्मॉल m इंटू कैपिटल N इंटू रो। हमें क्या पता है कि डेंसिटी कैसी होती है? मास ओवर में वॉल्यूम होती है। तो मैंने वो वैल्यू पुट करी, तो इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू लिखती हूँ। तो P मेरे पास क्या हुआ? स्मॉल n m इंटू कैपिटल N ओवर में रो इक्वल्स टू RT। हमें क्या है? एवोगाड्रो नंबर बताना है। वो क्या होता है? 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या है। जब मैंने n 1 मोल लिया तो मतलब ये जो n है ये अणुओं की संख्या थी, ये ही एवोगाड्रो की संख्या होगी। यही हमें निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मेरे पास अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगा? रो RT ओवर में mn। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 और 3 को डिवाइड लगाती हूँ। तो देखो अगर मैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 करती हूँ तो मेरे पास क्या निकलेगा? dp ओवर में p। dp की वैल्यू क्या थी? माइनस
रो जी इंटू डी जेड, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, रो आर टी ओवर एम एन, रो आर टी ओवर एम एन था तो वो ऊपर चला जाएगा, तो मतलब डी पी ओवर में पी क्या आया, माइनस जी एम एन इंटू डी जेड ओवर में आर टी। अब देखो ओवर में पी था, अब मैं इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब अगर मैं इक्वेशन 5 का इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5, तो देखो हमारे पास क्या निकलता है, इंटीग्रेशन करना है, मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, मान लिया कि हाइट z0 से z तक जा रही है, प्रेशर सिमिलरली p0 से p तक जा रहा है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log में आएगा, क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, log p माइनस log p0, log m माइनस log m, क्या n क्या होता है, log m ओवर में n, तो log d ओवर में p0 इसको लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, log d ओवर में p0 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये सब क्या है, कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन होगा, dz का, तो जी एम एन ओवर में आर टी, जब dz यानी कि dx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, x आता है, जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस z0, ये क्या है, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला, बैरोमेट्रिक सूत्र। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, p ओवर में p0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस जी एम एन जेड माइनस z0 ओवर में आर टी, या फिर इस वाले p0 को उधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ बैरोमेट्रिक फॉर्मूला। इसको आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर दो। सो थैंक यू। इसको कल आगे से कंटिन्यू करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे आगे का नंबर कैलकुलेट हो सकता है।